नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या करे क्या ना करे। दोस्तों, प्रेगनेंसी ये हर एक औरत की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण दौर होता है। इस दौर से गुजरते वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में कई औरतें कंफ्यूज रहती है। तो इसी कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर ले जाने वाला हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है क्या करे क्या ना करे। दोस्तों, आज सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करने के लिए हमसे पंजाब से जुड़ने वाली है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सीमा, आपका हमारे क्या करे क्या ना करे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को अपनी सेहत को लेकर बहुत ही ज्यादा सवाल होते हैं। वो कंफ्यूजन में रहती है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में एग्जैक्टली क्या क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में एग्जैक्टली गर्भ की स्थिति क्या होती है? सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का वो चरण होता है जो पहले 3 महीने के बाद स्टार्ट होता है। जैसे 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक हम उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेते हैं। इस टाइम पे आपका ये बहुत एंजॉयबल स्टेज होती है। इसमें आपकी प्रेगनेंसी आपको महसूस होने लगती है, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, लंबाई में भी उसके सारे अंग विकसित होने लग जाते हैं। लगभग एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आपका बच्चा लगभग पूरी तरह से बन जाता है। इस टाइम पे बच्चे की लेंथ बढ़ती है, उसका नाड़ू मोटा होने लग जाता है और माँ से उसको खुराक जाने लगती है, तो नरिशमेंट ज़्यादा पहुँचने लगता है। बट नरिशमेंट के साथ-साथ ही हार्मफुल सब्सटेंसेस भी चले जाते हैं। जैसे जो चीज़ नहीं हमें खानी चाहिए, वो भी बच्चे को पहुँच जाती है वाया प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इस दौरान हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बाकी तो सबसे एन्जॉयबल स्टेज है। इसमें आपका जो पहले 3 महीने में प्रॉब्लम्स होती है लगभग खत्म हो जाती है और बच्चा लगभग पूरी तरह से विकसित हो जाता है। डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने कहा कि पहले ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर में औरत की बॉडी में या फिर गर्भ में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो ये चेंजेस एग्जैक्टली क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे उल्टी आना, दिल कचा-कचा करना, घबराहट होना, चक्कर आने, वो सारे धीरे-धीरे सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में खत्म हो जाते हैं। इस दौरान अ, हमें अच्छा फ़ील होने लगता है। लेडी को ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होता है, भूख भी बढ़ने लग जाती है। इस दौरान धीरे-धीरे पेट का साइज़ बढ़ जाता है, बच्चे की लंबाई बढ़ने लगती है, तो पेट उभर के दिखने लगता है। अ, एक लेडी को इस टाइम पे महसूस होता है कि वो असल में प्रेग्नेंट है, उसके अंदर कुछ नया हो रहा है, कोई नया जीव आ रहा है। लगभग 4 महीने के एंड तक अ, उसे बच्चे की फीटल मूवमेंट्स पता चलने लग जाती है। जैसे ऐसे फील होता है जैसे अंदर कोई किक कर रहा है, पंच कर रहा है, सोमरसॉल्टिंग जैसे डॉल्फिन अंदर पानी में ऊपर-नीचे करता है, वैसा फील होने लग जाता है। बार-बार बाथरूम करने की जो हरकत होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो सेकंड ट्राइमेस्टर में धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। लेडी एनर्जेटिक फील करती है, उसकी भूख बढ़ने लग जाती है, उसका वेट बढ़ने लग जाता है। तो अराउंड 2 केजीज़ अ मंथ आइडियली वेट बढ़ना चाहिए इस दौरान। उससे कम बढ़े तो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा बढ़े तो भी ठीक नहीं है। मिनिमम आइडियल वेट शुड बी मेंटेन्ड। और जब वेट गेन होएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स वेट गेन की वजह से भी होती है। जैसे पेट उभर के आ रहा है, तो फिर एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से अ, 10 में से 8 महिलाएँ लगभग ये महसूस करती हैं कि उनके पेट पे धारियाँ दिख रही हैं। पिंक, ब्लूइश कलर की ब्रेस्ट पे, थाइस पे एंड पेट पे। उसे हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। उसकी वजह से खुजली महसूस हो सकती है और धीरे-धीरे डिलीवरी के बाद ये लाइन्स कम होके सिल्वरी जैसी हो जाती है और धीरे-धीरे लगभग ना के बराबर दिखाई देती हैं। ये जब वेट गेन होता है, तो वेट गेन के साथ-साथ हल्की-हल्की बॉडी एक्स, बैक एक भी स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएँ कंप्लेन करती हैं कि उन्हें वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे योनि में से पानी आना।
वो आइडियली नॉर्मल है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो उससे हमारे गर्भ को बचाव होता है इन्फेक्शन से, जो यूरिन के रास्ते भी आ सकती है। तो दैट इज नॉर्मल, उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। और भी देखा गया कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, तो हमारे लेग्स में से जो वेन्स ब्लड सप्लाई होती है, कोशिकाएं वो एनलार्ज हो जाती हैं। तो वो भी नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, प्रेशर की वजह से। तो उसका ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है उसकी वजह से कि उसकी वजह से हम घबराएँ। चौथा है कि बिकॉज़ ऑफ हार्मोन्स हमारे मसूड़े थोड़े से फूल जाते हैं, पाइल्स की शिकायत हो सकती है, ब्लीडिंग गम्स में से हो सकती है। ये सारी चीज़ नॉर्मल है, सेकंड ट्राइमेस्टर में देखी गई हैं। साथ ही साथ ब्रेस्ट की, पेट की और फेस पे ब्लैक पिगमेंटेशंस होने लग जाते हैं। वो भी डिलीवरी के बाद धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ हार्मोन्स। और एक कॉमन कंप्लेंट देखी गई है, जैसे पेशेंट आके कहता है मेरे को जलन हो रही है, कॉन्स्टिपेशंस है, इंडाइजेशन है, तो ये प्रेगनेंसी में इस दौरान ये सारा कुछ नॉर्मल है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कॉमन में बदलाव हम महसूस करते हैं। जी मैम, अभी आपने जो कहा कि जैसे कि फेस पे कुछ पिंपल्स आ जाते हैं, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन से। पिगमेंटेशन आ जाता है, तो इसके लिए क्या और तो कुछ करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, वो उससे नेचुरली ही हील होने देना चाहिए? इट्स अ नेचुरल थिंग, सो यूजुअली हम मेडिकेटेड क्रीम्स वगैरह अवॉइड करते हैं। यू कैन यूज नेचुरल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, उसका आप रेगुलर रोज में मसाज करें तो ये काफी हद तक कंट्रोल में रहती हैं। बट कुछ चीजें हैं जो प्रेगनेंसी में होती हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे हम उससे हटा नहीं सकते हैं। एंड दैट इज अ साइन दैट यू आर प्रेग्नेंट बेसिकली बिकॉज ऑफ हार्मोन चेंजेस, so that is normal. जी डॉक्टर, इस दौरान मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान हमें हमारे गर्भ को स्वस्थ रखने के लिए एग्जैक्टली कौन सी चीजें करनी चाहिए, हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए इस दौरान? हमें विटामिन, आयरन, कैल्शियम, यूजुअली हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, वो हमें रेगुलरली लेना चाहिए। योगा, योगा इज अ मस्ट। आप बट अपने आप से ना करें, यू कैन जॉइन सम ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोई इंस्ट्रक्टर के अंडर में योगा करें। एक होती है कीजल्स एक्सरसाइज, उसमें होता है कि आप जैसे यूरिन कर रहे हैं, तो यूरिन करते वक्त उसे रोके थोड़ी देर, थोड़ा सा पास करें फिर रोक लें, फिर थोड़ा सा पास करें फिर रोक लें। उससे ऐसे दिन में 3-4 बार करेंगे, उससे आपकी जो योनि की मसल्स है, पेल्विक फ्लोर मसल्स हम कहते हैं, वो स्ट्रांग हो जाती है। और बर्थ इंजुरीज, डिलीवरी के टाइम पेल्विक फ्लोर की मसल्स में टियर नहीं आता, और डिलीवरी के बाद किसी किसी को भार पड़ने की शिकायत होती है, वो भी नहीं होती, उससे भी हमें बचाव हो जाता है। इस टाइम पे हमें खाने पे बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू ईट हाई फाइबर डाइट, जैसे रेशेदार खाना खाएं जिससे कि कब्ज ना हो। लो फैट, घी, तेल, तली हुई चीजें से परहेज रखें, नहीं तो हार्ट बर्न्स वगैरह ज्यादा होंगे। हाई प्रोटीन डाइट लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लॉट ऑफ फ्लूइड्स, वाटर इनटेक ज्यादा रखें, जिससे कि इस टाइम पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बनते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो वॉश ऑफ होते रहेंगे। जी, आपको थोड़ा सा ज्यादा खाना खाना है, जैसे अबाउट 320 कैलोरीज एट द मैक्स लेना चाहिए। ये नहीं कि 2 लोगों का खाना खाएं, वो भी नॉट अलाउड है। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स की स्नैकिंग करें इन बिटवीन, दैट इज वेरी हेल्दी। ड्रिंक लॉट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड्स वगैरह अपने डाइट में इंक्लूड करें। ब्रिस्क वॉक डेली करें। जी, अब क्या नहीं करना चाहिए? हैवी हैवी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बिल्कुल ना करें। इससे इससे आपकी मसल टेयर हो जाएंगी, एंड बैक एक की शिकायत भी होने लग जाएगी। डोंट ट्रैवल इन क्राउडेड एरियाज, उससे आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। और जो वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, कभी कभी अगर उसमें से फॉल स्मेल वगैरह आ रही है, तो अपना पर्सनल हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन करें ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो और वो इन्फेक्शन ऊपर चले जाए। यूरिनरी इन्फेक्शंस भी कॉमन है, वो भी इसी से बचाव होगा अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखेंगे।
आप स्मोक्ड खाना, जैसे स्मोक्ड सी फूड, रॉ फिश, ये सारी चीजें अवॉइड करें, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी होता है, और मर्क्यूरी बेबी को खाने की वो नाड़ू से बच्चे को चले जाता है, और बच्चे में फिर उसमें से विसंगतियां होने लग जाती है। रॉ स्प्राउट्स भी नहीं खाने चाहिए। देखा गया है कि लोग कहते हैं रॉ स्प्राउट्स इज हेल्दी, बट इस टाइम पे रॉ स्प्राउट्स इज नॉट हेल्दी। इसमें एक बैक्टीरिया होता है लिथियोरोसिस, उसकी वजह से मिसकैरेजेस भी हो सकती हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरीज भी हो सकती है, और स्टिल बॉर्न बेबीज, जैसे पेट गर्भ के अंदर ही बच्चे की डेथ हो जाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हाई हील्स ना पहने, इसकी वजह से आपको बैकएक होगा। प्रेफर लो लो हील स्लीपर्स। ज्यादा भारी काम ना करें, पोछे झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, प्रीमेच्योर डिलीवरीज के चांसेस होते हैं। मेरे पास एक केस था, शी वाज 24 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, और 22 वीक से वो कंप्लेन कर रही थी कि मेरे को लोअर एब्डोमेन में पेन है, नीचे पेन होता है, नीचे पेन। हम उसे बोलते थे झाड़ू पोछा ना लगाए, बट वो कहना नहीं मानती थी, लगाती रहती थी, हैवी वर्क करती रहती थी, उसकी वजह से फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई, और उसका बेबी जस्ट 750 ग्राम्स का था, फिर बड़ी मुश्किल से हमने उसे बचाया। तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें नहीं करनी है। एक, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, स्टूल पे नहीं चढ़ना। बाकी है कि किसी किसी को है ना कन्वर्शंस की, या मिर्गी बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को फायर के सामने काम नहीं करना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको रखना चाहिए। जी। मैम, अभी आपने कहा कि हमें गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कुछ ऑयली फ्राइड वगैरह नहीं खाना चाहिए, पर प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को ऐसी चीज़ें खाने का अगर मन हो जाए, इच्छा हो जाए, तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? अगर क्रेविंग्स हो तो आप कभी-कभी खा लें, बट यूजुअली फिर आपको अगर फिर वॉक वगैरह करें, और ऐसी चीजें अगर खाने का दिल करे, तो फिर डे टाइम ले, रात के टाइम अवॉइड करें बेसिकली। मैम, ऐसे कहा जाता है कि पपाया प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो गर्म होता है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। पपाया में एक हार्मोन होता है पपेन, दैट दैट लीड्स टू मिसकैरेजेस, सो वी यूजुअली हम मना करते हैं कि ना खाएं पपाया। ओके। तो मैम, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें फूड से अवॉइड करनी चाहिए, हमारे खाने से अवॉइड करनी चाहिए? आमतौर पे सब कुछ आप खा सकते हो, बट यूजुअली है कि जो चाइनीज फूड होता है जिसमें एमएसजीज होती हैं, वो हम नहीं देते हैं बच्चे को, अलाउ करते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए हानिकारक होती है। जी। बाकी पपैया एंड टू सम एक्सटेंट पाइनएप्पल, बाकी यू कैन हैव एवरीथिंग, बट घी, मक्खन, बटर ये थोड़ा सा कम क्वांटिटी में खाएं, नहीं तो आपका वेट गेन होगा, वो बच्चे को किसी चीज में हेल्प नहीं करेगा। तो दीज थिंग्स थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर ले। मैम, जैसे कि पपाया के बारे में आपने अभी बताया, तो पपाया जैसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो गर्म है और जो हमें नहीं खानी चाहिए? पपाया एंड पाइनएप्पल टू सम एक्सटेंट, बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि गर्म है या कुछ, उसमें एक हार्मोन्स होता है जो मिसकैरेजेस कॉज करता है, लीड्स टू मिसकैरेजेस, सो तभी हम उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ओके, इसका मतलब हमें डॉक्टर से पूछ के उनकी सलाह लेके हाँ ही। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टरी सलाह से ही चलना चाहिए जी। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि हेवी वर्क नहीं करना चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान, तो ऐसे कौन से काम है जो हम कर सकते हैं, जो अलाउ है, जिससे हमें कोई हानि नहीं पहुंचती? आप वॉक करिए, लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स ना करिए। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स है तो आप बीच बीच में बैठते रहे, नॉर्मल अपना रूटीन काम करें, झाड़ू पोछा ना करें, हैवी बकेट्स ना उठाएं। बाकी थोड़ा बहुत घर का सारा काम आप खड़े खड़े जो करना है, धीरे धीरे करना है, वो आप सारा कुछ कर सकते हैं। जस्ट अवॉइड के आप पैरों पर ना बैठे, और और तो कुछ नहीं। बाकी दिस पीरियड इज रियली सेफ। आप अगर आपका ट्रैवलिंग जॉब है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप यू सी टू इट दैट आपको रेस्ट प्रॉपर मिले। ओके। मैम, जैसे कि पहले आपने बताया था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान माँ को बच्चे की किकिंग महसूस होने लगती है, उसे महसूस होता है कि उसके अंदर एक बच्चा पल रहा है, कुछ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इस दौरान क्या माँ को वक्त निकाल कर बच्चे से बात करनी चाहिए? क्या उससे बच्चे के उसके रिलेशन में या उसकी हेल्थ में कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, ये मैं बताने वाली थी कि दिस पीरियड है, ये पीरियड है जब आपका बच्चा एक्टिव हो जाता है, वो नॉइसेस को रेस्पॉन्ड करता है, आंखें
अंदर जैसे आई बॉल्स तो नहीं खुलती है, लेकिन अंदर अंदर आंखें बंद चालू करता है, रेस्पॉन्सिव होता है। तो दिस टाइम पे आपको हेल्दी एक्टिविटीज, मदर को हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। रीड गुड बुक्स, वॉच गुड शोज। आपका बच्चा भी इस टाइम पे वो इम्बाइब करता है, तो जब बाहर आएगा तो अच्छी अच्छी चीजें सीख के आएगा, ऐसा हमारा मानना है। और देखा भी गया है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव कि ऐसा होता है। तो टेंशन, स्ट्रेस, इन सब चीजों से माँ को बचाव करना चाहिए अपना। जी जैसे कि अभी आपने कहा मैम कि स्ट्रेस से हमें बचाव करना चाहिए खुद का, पर आजकल ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो स्मोकिंग करती है और उनका प्रमाण बहुत ही बढ़ा हुआ है। तो ऐसी औरतों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल स्मोकिंग, अल्कोहल, इवन टी, कॉफी, स्मोकिंग, अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टी कॉफी विल लिमिट टू ओनली 1 कप पर डे, नॉट मोर देन दैट। ये सारी चीजें आपके बच्चे के लिए खराब है। स्मोकिंग की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरीज, मिसकैरेजेस एंड विसंगतियां, वो सारा कुछ हो जाता है। दैट इज congenital anomalies. So strictly no for smoking and alcohol. ओके मैम, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान प्रेग्नेंट औरत को अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए? सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान एक लेडी को नॉर्मल अपना एक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट ले, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करे, जैसे कि मैंने बताया ही था। वॉक करे, योगा करे, एक्सरसाइज करे, कीप योरसेल्फ स्ट्रेस फ्री। डाइट अपनी प्रॉपर ले, फास्टिंग बिल्कुल नहीं करे, नॉर्मल अंतराल के टाइम पे खाना खाएं। 3 मेजर मील्स इज इनफ। सोए अच्छी तरह से, एडिक्वेट रेस्ट ले, और 2 मील्स के बीच में ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट का स्नैकिंग जरूर करें। अच्छा बाकी लाइट एक्सरसाइजेस, योगा, वॉक, ब्रीदिंग, जो मैंने पहले बताया, वो सारा कुछ फॉलो करें। उससे यू विल बी एनर्जेटिक, योर बेबी विल बी हेल्थी। जी एंड वाटर का तो ध्यान, वाटर एंड लिक्विड्स का जरूर ध्यान रखें, वो ज्यादा से ज्यादा लें, तो उससे टॉक्सिन्स वॉश ऑफ हो जाती हैं। सो दैट इज मैम, इस दौरान मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान एक प्रेग्नेंट औरत को अपना फॉलोअप शेड्यूल, मतलब चेकअप कितनी बार करना चाहिए, कब कब अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेके अपने हेल्थ का चेकअप करवाना चाहिए? इस दौरान एवरी मंथ मिनिमम मंथली विजिट टू द डॉक्टर, और आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा एक लेवल 2 स्कैन, एक क्वाड्रुपल स्कैन टेस्ट, एक ट्रिपल मार्कर टेस्ट, ये आजकल करवा लेना चाहिए। इससे बच्चे में जैसे एक डाउन सिंड्रोम देखा गया है, वो नहीं होता। और भी एक congenital anomalies, वो सबको प्रिवेंट, मतलब अर्ली स्टेज में पता लग जाता है उसके बारे में, तो वो सारा कुछ करना चाहिए। रूटीन ब्लड चेकअप्स, थायराइड, बाकी डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे थायराइड टेस्ट, ब्लड चेकअप्स, टाइम टाइम पे शुगर, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, ये नॉर्मल है, ये सारा कुछ करवाना ही चाहिए। एंड डॉक्टर के एडवाइस से फिर आयरन, कैल्शियम। जी डॉक्टर, अभी तो हमने प्रेग्नेंट औरत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात की। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि प्रेग्नेंट औरत के परिवार में जो लोग रहते हैं, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसका एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, उसके पति का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहें? ये तो कि एक बेबी अगर आ रहा है इस दुनिया में, तो वो सिर्फ माँ के लिए नहीं आ रहा है, वो जी तो एक एज अ फैमिली, नानी साइड भी, दादा साइड भी, एंड फादर, एवरीवन इज डिलीवरिंग दैट चाइल्ड, इट इज लाइक दैट। एक बेबी आ रहा है तो उसका आसपास का माहौल बहुत खुशनुमा होना चाहिए। एवरीवन शुड एक्सेप्ट द बेबी, जैसे कि उनको ही बच्चा हो रहा है, ऐसे ट्रीट करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज को। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। बाकी हस्बैंड को वाइफ के साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड ऑल, दैट इज नॉट, इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट इज सेफ, बट स्टिल अगर आप करेंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं। सो हस्बैंड को ये बात का ध्यान रखना चाहिए, एंड वाइफ को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें स्ट्रेस पैदा करती हैं।
जी बाकी टेक लेडीज रेगुलर चेकअप्स पे जब वो जा रही है तो हस्बैंड को यूजुअली अकम्पनी करना चाहिए। अगर हस्बैंड नहीं जा सकता तो फैमिली मेंबर कोई ना कोई साथ में जाए लेडी के साथ। और तो बस यही है मेन तो। इससे ही एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा घर में, लड़ाई वगैरह का माहौल ना रहे, नहीं तो वो बच्चे के ऊपर सीधा असर करता है। सो दैट थिंग। जी मैम, अभी आपने जो बात कही कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में, तो प्रेग्नेंट लेडी को अपना फिजिकल रिलेशन कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या वो सेफ होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट इज सेफ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं सेफ होता, लास्ट ट्राइमेस्टर में लास्ट पार्ट में नहीं सेफ होता, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेफ होता है। बट फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ना करें, वंस इन अ वाइल करें, एंड यूजुअली लैटरल पोजीशन रख के करें, मतलब साइड ऑन होके करें, तो वो उस पे बच्चे के ऊपर सीधा उसका इफेक्ट नहीं जाता। ओके मैम, क्या इस बारे में भी हम एक्सपर्ट की सलाह माने? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे आपको ये नहीं पता कि आपके प्लेसेंटा नीचे है जिससे ऑल से सप्लाई हो रहा है बेबी को, वो कभी कभी नीचे होता है, एंड कभी तो वो सारी चीजें तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि किसमें बिल्कुल ही नहीं करना है। कभी कभी होता है कि स्टार्टिंग में ही मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग हुई होती है, उनको तो हम बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारी चीजें तो आपके एक्सपर्ट जो डॉक्टर जिनसे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो आपको गाइड करेंगे ही करेंगे। मैम, कई बार जो कपल्स होते हैं जो प्रेग्नेंट है, वो इस बारे में अपने एक्सपर्ट से या अपने डॉक्टर से बात करने में हिचकिचाते हैं, तो उन्हें खुलकर बात करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो खुलकर बात कर सकते हैं, उन्हें करनी चाहिए? बिल्कुल, मेरे पेशेंट्स तो करते हैं। जी आई सी टू इट कि वो स्पीक करें। अगर कभी कोई पॉइंट्स नहीं लिखा है, मैं उनको बोलती हूँ कि लिख के ले जाओ, लिख के ले आओ आप अपने सारे पॉइंट्स, और फिर वो इजी हो जाता है, वो रीड आउट करते हैं, हमारी तरफ देखे बिना भी तो चल जाता है। बट लेडीज तो यूजुअली दे स्पीक, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर वैसा क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे फेथ होना चाहिए, बेसिकली दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आप अपने आप को और अपने बेबी को उनको हैंड ओवर कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट तो मेंटेन करना ही चाहिए। मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? टिप्स ये है कि अपने डॉक्टर की एडवाइस लें, जैसा आपका डॉक्टर बोले वैसे लें, टाइम टाइम पे अपने मेडिसिन लें। एक एक जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे ही होता है कि जैसे मेरा प्रैक्टिस थोड़ा सा रूरल साइड में है, जी सिटी वाला एक क्राउड अलग होता है कि जैसे प्रेगनेंसी होती है वो डॉक्टर को रिपोर्ट कर देते हैं, जी तो उसमें आपने डिसाइड करना है कि आपका गायनेकोलॉजिस्ट कौन है। रूरल साइड में यूजुअली 3 मंथ्स के बाद आते हैं, तो जब भी आप फर्स्ट आए तो आप ये प्लान कर लें कि आपने कौन से हॉस्पिटल में जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से ही चलें। थर्डली ये प्लान करें कि आपको शुरू से प्लान कर ले कि आपने अपने डिलीवरी के टाइम किसको अपने साथ ले जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके साथ एक बॉन्डिंग बना लें, एंड बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि हेल्दी एक्टिविटीज एंड ऑल, वो तो सारा कुछ करना ही है। तो एंड रेगुलर चेकअप्स एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस। ये कभी कभी होता है कि हम जैसे कहते हैं मंथली चेकअप, बट कोई कोई केसेस में होता है कि दे कॉल यू आफ्टर 15 डेज, तो वो फिर उस हिसाब से आप जाए, अपनी मेडिसिन ना स्किप करें, और एक प्लान कर ले कि आपने पीडियाट्रिशियन कौन सा चूज करना है, तो वो भी आपको पहले से ही चूज करना चाहिए, ताकि जैसे बेबी हो तो वो आपके साथ हो, आपके बेबी के देखरेख के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे कि आज डॉक्टर सीमा ने बताया कि प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हम हमारे गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह माने और कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखें, तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारे जिंदगी का एक खुशनुमा पल हो सकता है। तो चलिए, इसी के साथ अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।